आज हम एक ऐसी डार्क फैंटेसी नॉवेल के नेक्स्ट पार्ट में घुसने वाले हैं जो लिखी गई है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के ऑथर युएन तोंग के द्वारा। इसका नाम है डीप सी एम्बर्स, एक ऐसी कहानी जहां समुंदर पानी से नहीं, यादों, मौत और भूली हुई आत्माओं से भरा है। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे डंकन ने एक भयंकर टेंपल द ड्राउन्ड कैथीड्रल से बचकर निकलता है, लेकिन उस एनकाउंटर ने स्पिरिट सी को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब चैप्टर 15 से शुरू होता है द सी दैट ब्रीड्स आर्क, जहां डंकन समुंदर के उस हिस्सा तक पहुंचता है जो लिटरली सांस लेता है। हर वेव एक हार्ट बीट है, हर फॉग एक लिविंग मेमोरी। इस वीडियो में हम चैप्टर 15 से 24 तक एक्सप्लोर करेंगे, जहां डंकन एक सोए हुए देवता के सपनों में उतरेगा, नए लोगों से मिलेगा और समुंदर के अंदर छुपी दुनिया देखेगा जहां टाइम और डेथ दोनों रुक जाते हैं। तो चलो वापस चलते हैं स्पिरिट सी के उस कोने में जहां समुंदर अब भी जाग रहा है। समुद्र पहले जैसा नहीं रहा। डंकन को महसूस होता है कि द वैनिश्ड के नीचे का पानी अब स्थिर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हिल रहा है। न हवा बदल रही है, न जहाज की दिशा। फिर भी हर कुछ सेकंड बाद जहाज नीचे ऊपर होता है, जैसे कोई विशाल प्राणी सांस ले रहा हो। गोट हेड की आवाज आती है, धीमी लेकिन भारी, जैसे वो भी उस लय को महसूस कर रहा हो। कैप्टन, क्या तुम ये सुन रहे हो? डंकन हेल्म के पास खड़ा है, उसकी आंखें नीचे समुद्र पर टिकी है। हर लहर के नीचे अब बबल्स उठ रही है, धीरे धीरे, बराबर अंतराल पर। इनहेल एक्सेल। हां, डंकन फुसफुसाता है, यह समुद्र सांस ले रहा है। गोट हेड कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, द ग्राउंड कैथीड्रल से उठी हुई एनर्जी ने समुद्र को जगा दिया है। कैप्टन, अब स्पिरिट सी खुद जिंदा हो चुका है। डंकन हेल्म से उतरकर रेलिंग के पास जाता है। वो अपने हाथ जहाज के किनारे पर रखता है। लकड़ी हल्की सी धड़क रही है, जैसे जहाज भी समुद्र के साथ सांस ले रहा हो। अगर यह समुंदर अब जिंदा है, डंकन धीरे से कहता है, तो क्या यह हमें महसूस कर सकता है? गोट हेड धीरे से हंसता है। कैप्टन, अब सवाल यह नहीं कि वो तुम्हें महसूस कर सकता है या नहीं, बल्कि यह कि उसे तुम पसंद आए या नहीं। डंकन की आंखों में चिंता झलकती है। वो जानता है कि अब उनका हर कदम इस सी के मूड पर निर्भर करेगा। फॉग के बीच हल्की गर्जन गूंजती है। आसमान में बिजली नहीं, पर आवाज है, जैसे किसी बहुत गहरे सुरंग से हवा गुजर रही हो। वो नीचे झांकता है। फॉग के अंदर से अब नीली रोशनी नहीं, बल्कि हरी लाल चमक की नसें उठ रही हैं। हर लहर के वो चमक फैलती है, जैसे किसी शरीर की धमनियां। डंकन कांपता है। गोट हेड, ये क्या है? ये समुंदर की सांस है कैप्टन, उसकी लाइफ फोर्स। और अगर वो सांस ले रहा है, डंकन फुसफुसाता है, तो क्या वो जाग चुका है? गोट हेड कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक लंबी खामोशी होती है। और फिर जहाज के नीचे से गूंज उठती है एक बहुत ही धीमी, बहुत गहरी आवाज जो सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। वो इतनी भारी है कि द वैनिश्ड की लकड़ी तक कांप जाती है। सारे मास्ट झूलने लगते हैं और समुद्र में एक पल के लिए लहरें पूरी तरह रुक जाती है। डंकन हेल्म पकड़ता है। होल्ड स्टेडी, गोट हेड चिल्लाता है। कैप्टन, नीचे कुछ हिल रहा है। समुद्र के नीचे से अब बबल्स नहीं, बल्कि लाल भाप, रेड वेपर उठ रही है। फॉग उसके साथ ऊपर घूमती है और हवा में एक मेटालिक स्मेल फैल जाती है, जैसे जले हुए लोहे और खून का मिश्रण। डंकन की आंखों में हल्की हरी फ्लेम जल उठती है। वो अपनी सोल फ्लेम को एक्टिवेट करता है। हवा इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। द वैनिश्ड के आसपास का समुंदर अब रिएक्ट कर रहा है, जैसे ये फ्लेम उसे पहचान रहा हो। कैप्टन, गोट हेड चिल्लाता है, समुंदर तुम्हें देख रहा है। और उसी पल नीचे से एक विशाल आकृति हिलती है। फॉग फटती है, पानी का रंग नीले से गहरे लाल में बदलता है। दूर होराइजन पर एक छोटी सी लहर उठती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही पल में पूरा सी उबलने लगता है। डंकन डेक के बीच खड़ा है, उसके चारों ओर हवा में इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है। गोट हेड की आवाज अब डरी हुई है। कैप्टन, ये कोई ऑर्डिनरी सी नहीं है, ये खुद एक लिविंग एंटिटी है, एक स्लीपिंग गॉड जो जाग गया है। समुद्र अब उठने लगता है, जैसे कोई विशाल क्रीचर पानी के नीचे करवट ले रहा हो। हर वेव के साथ हवा में प्रेशर बढ़ता है और डंकन के जहाज के मास्ट पर लगी ब्लू फ्लेम अचानक बुझ जाती है। नो, फ्लेम ऑफ क्यों हो गई? डंकन बोलता है।
बिकॉज कैप्टन, गोट हेड की आवाज कांपती है। अब सी खुद अपना फ्लेम जलाने वाला है। आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है। नीचे सी के बीच से एक रेड बीम उठती है, सीधे द वैनिश्ड के नीचे तक पहुंचती है। फॉग और वाटर दोनों एक साथ ऊपर उठते हैं और हवा में एक गहरी धीमी सांस की आवाज गूंजती है, जैसे कोई विशाल हृदय धड़क रहा हो। डंकन के हाथ में फ्लेम अपने आप और तेज हो जाती है। उसकी आंखों में अब हरा नहीं बल्कि लाल और नीला दोनों मिलकर जल रहे हैं। मैं तुम्हें देख रहा हूं, वो आवाज फिर डंकन के दिमाग में गूंजती है। डंकन स्टीयरिंग व्हील को कस कर पकड़ता है। तुम कोई समुंदर नहीं हो, तुम एक देवता हो। फॉग फिर से थिक हो जाती है। हर लहर, हर हवा, हर चमक एक ही रिदम में चलने लगती है। इन आउट, इन आउट। सी लिटरली ब्रीदिंग कर रहा है और डंकन और उसका जहाज उस हार्ट बीट के साथ चल रहे हैं। कैप्टन, गोट हेड धीरे से कहता है, अगर यह देवता जाग गया है तो इसका मतलब है कि स्पिरिट सी अब चेंज होने वाला है। डंकन की नजर डिस्टेंट फॉग पर टिक जाती है। वहां कुछ हिल रहा है, कुछ जहाजों की परछाइयां जिनके सेल्स फटे हुए हैं और जिनके डेक पर कोई नहीं रहे, बस रोशनी। वो खुद से बोलता है, द सी दैट ब्रीथ्स। शायद अब ये खुद हमें बुला रहा है। वो व्हील पकड़ता है। द वैनिश्ड फिर से चलने लगता है, फॉग के अंदर उस देवता की सांस के साथ, धीरे धीरे और गहराई में। समुंदर अब सोता नहीं, वो सांस लेता है। हर लहर एक हार्टबीट है और हर जहाज एक कहानी। डंकन ने अब एक स्लीपिंग गॉड को जगा दिया है और अब स्पिरिट वर्ल्ड उसके कदमों के नीचे बदलने वाला है। एंड ऑफ चैप्टर 15। द वैनिश्ड अब फिर से स्पिरिट सी के बीचों बीच तैर रहा है। फॉग धीरे धीरे पतली हो चुकी है, लेकिन हवा में अब भी वही भारीपन है, जैसे पूरा समुद्र अब भी इस प्राचीन देवता की सांस के नीचे कांप रहा हो। डंकन स्टीयरिंग व्हील पर खड़ा है। उसके हाथों की ग्रीन ब्लू फ्लेम अब स्थिर है, पर उसके अंदर बेचैनी है। हर लहर, हर हवा अब उसे देखती महसूस होती है। गोटहेड, वो धीरे से कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये समुद्र अब भी हमें देख रहा है? हाँ कैप्टन, गोटहेड जवाब देता है, लेकिन अब वो हमें सिर्फ देख नहीं रहा, अब वो सपना देख रहा है। डंकन की भौहें सिकुड़ती है। सपना? द सी दैट ब्रीथ्स सोता नहीं, वो जागते हुए सपने देखता है और जो भी उसके पास आता है वो उसके सपनों का हिस्सा बन जाता है। डंकन रेलिंग के पास जाता है, नीचे झांकता है। फॉग के नीचे पानी अब गहरे नीले रंग का नहीं बल्कि एक पारदर्शी शीशे जैसा है, जिसके नीचे हजारों छायाएं और आकृतियां हिलती डुलती दिख रही हैं। वो ध्यान से देखता है। उनमें से कुछ इंसान जैसी है, कुछ जहाजों जैसी और कुछ ऐसी है जिन्हें देखकर भी दिमाग समझ नहीं पाता। लहरें अब आवाज नहीं कर रही, सिर्फ एक धीमी धड़कन सुनाई दे रही है। अचानक डंकन के कानों में एक आवाज गूंजती है, धीमी, गहरी और कहीं अंदर से आती हुई। स्लीप, सिंक, रिमेंबर। उसके चारों ओर हवा बदल जाती है। द वैनिश्ड के मास्ट हिलने लगते हैं और जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर खींचने लगता है, जैसे कि अदृश्य लहर उसे पकड़ रही हो। गोटहेड चिल्लाता है, कैप्टन, समुंदर हमें खींच रहा है। डंकन हेल्म पकड़ता है, लेकिन इस बार जहाज उसकी फ्लेम का जवाब नहीं दे रहा। पानी के नीचे से नीली और लाल रोशनी उठती है जो जहाज को नीचे खींचती जाती है। रुको, मैं तुम्हारे सपनों में नहीं जाना चाहता, डंकन चिल्लाता है, लेकिन अब उसकी आवाज भी हवा में घुल रही है। अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। फॉग गायब, हवा गायब, द वैनिश्ड कहीं नहीं। डंकन अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक अजीब जगह पाता है। चारों ओर सिर्फ पानी और आसमान है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, जैसे कोई मिरर हो जो ऊपर नीचे का फर्क मिटा देता है। उसके पैरों के नीचे कोई डेक नहीं, बस हल्की सी सतह है जो वेव्स जैसी हिलती है। वो ऊपर देखता है, आसमान में भी उसी की परछाई तैर रही है। कहां हूं मैं? वो फुसफुसाता है। तुम उस जगह में हो जहां द सी ड्रीम्स। एक जानी पहचानी आवाज उसके पीछे से आती है। वो मुड़ता है, वही खड़ी है द कीपर ऑफ मेमोरीज, वो औरत जिससे डंकन की मुलाकात मेमोरी टाइड में हुई थी। लेकिन अब उसका रूप बदल चुका है। उसकी आंखें अब नीली नहीं बल्कि गहरे हरे रंग की है और उसके तपड़े ऐसे हिल रहे हैं जैसे वो खुद पानी से बने हो। तुम फिर आ गई, डंकन कहता है। नहीं कैप्टन, वो मुस्कुराती है, तुम फिर आ गए हो। हर बार जब कोई द सी के सपने में गिरता है तो मैं उसकी याद बन जाती हूं। वो आगे बढ़ती है, उसके हर कदम से सरफेस कांपती है। अब तुम द ड्रीमिंग डेप्थ्स में हो, जहां आत्माएं सोती है और देवता याद करते हैं।
डंकन चारों ओर देखता है। उसे दूर किसी दिशा में कुछ बड़े आकार दिखते हैं, पहाड़ों जैसे पर हिलते हुए। उनके बीच से नीली रोशनी निकल रही है जो ऊपर के आकाश में जाती है और गायब हो जाती है। वो क्या है? वो है द ओल्ड वंस ड्रीम्स, कीपर कहती है। हर सपना एक दुनिया है और हर दुनिया किसी देवता की याद। डंकन की सांसें भारी हो जाती हैं। तो मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि तुमने उसके नाम को छुआ है, द एबिसल फादर। उसने तुम्हें अपने सपनों में बुलाया है। डंकन का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं उसके आदेश पर नहीं आया। शायद नहीं, कीपर जवाब देती है। लेकिन हर कैप्टन जो द वैनिश्ड को छूता है, आखिर में इसी गहराई तक पहुंचता है। अचानक हवा में हल्की गड़गड़ाहट होती है। पानी के नीचे से एक बड़ी परछाई हिलती रहे, धीरे धीरे ऊपर उठती हुई। डंकन के पैरों के नीचे की सतह कांपने लगती है। कीपर पीछे हटती है। वो आ रहा है। डंकन पीछे मुड़ता है। पानी के बीच से एक विशाल चेहरा ऊपर उठता है, धुंधला, अनगिनत आंखों वाला, और उसकी हर आंख में लाल रोशनी जल रही है। वो आवाज जो डंकन ने पहले कैथेड्रल में सुनी थी, अब उसके दिमाग में गूंजती है। द फ्लेम हैज रिटर्न्ड अगेन। डंकन कांपते हुए बोलता है, तुम कौन हो? आई एम द वन हु रिमेंबर्स एंड नाउ यू विल रिमेंबर टू। और उसी पल पानी डंकन को घेर लेता है। हर लहर के साथ उसे यादें दिखने लगती है। द वैनिश्ड के पुराने कैप्टन, उनकी मौतें, उनके जहाजों की चीखें, हर वो आत्मा जो इस सी में खो गई थी। वो चीखता है, कोई आवाज नहीं निकलती। हर याद उसकी फ्लेम में जलने लगती है। कीपर की आवाज दूर से सुनाई देती है, मत डरना डंकन, ये समुंदर तुम्हें मिटा नहीं रहा, तुम्हें अपना हिस्सा बना रहा है। डंकन अपने सीने से उठती हुई फ्लेम को महसूस करता है। वो अब नीली नहीं बल्कि सुनहरी और हरी दोनों रंगों की है। वो अपने हाथ उठाता रहे और फ्लेम समुंदर के अंदर फैल जाती है, जैसे सी के अंदर एक नई लाइट जाग उठी हो। सॉग फट जाती है और डंकन फिर से जहाज पर है। द वैनिश्ड वापस सतह पर तैर रहा है। गोटहेड हाफते हुए बोलता है, कैप्टन तुम गायब हो गए थे, जहाज खुद तुम्हें ढूंढ रहा था। डंकन हेल्म पकड़ता है। उसकी आंखों में अब वही सुनहरी चमक है। मैं नीचे गया था और अब मुझे पता है ये सी सिर्फ सांस नहीं लेता, ये सपने देखता है। गोटहेड डर से चुप हो जाता है। समुद्र अब शांत है, लेकिन हवा में वही हल्की सांस की गूंज है। नरेटर टोन धीमा और पोएटिक। द ड्रीमिंग डेप्थ्स ने डंकन को बदल दिया। अब वो समुद्र का हिस्सा नहीं, समुद्र खुद उसका हिस्सा बन चुका था। और अब स्पिरिट सी के सपने डंकन के जरिए जागने वाले थे। एंड ऑफ चैप्टर 16। द वैनिश्ड अब फिर से स्पिरिट सी की सतह पर तैर रहा है, लेकिन डंकन महसूस करता है कि कुछ बदल गया है। सागर अब शांत नहीं, पर तूफानी भी नहीं, बस जिंदा है। हर लहर के साथ हवा में कोई धीमी सी फुसफुसाहट है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कभी उसके नाम से, कभी किसी पुराने गीत के बोलों में। डंकन स्टीयरिंग व्हील पर खड़ा है। उसकी फ्लेम अब नीले और सुनहरे रंग में जल रही है। वो हवा को सुनता है। वो शब्द अस्पष्ट है, पर उसमें उसका नाम साफ है, डंकन, कैप्टन डंकन एब्नोमार। वो पलटकर गोटहेड की ओर देखता है। तुमने सुना? हाँ कैप्टन, गोटहेड जवाब देता है, पर यह आवाज हवा की नहीं, ये किसी जहाज की है। डंकन का चेहरा सख्त हो जाता है। किस जहाज की? गोटहेड धीमे स्वर में कहता है, द शिप ऑफ विस्पर्स। डंकन हेल्म को कसकर पकड़ता रहे। यू क्या है? एक जहाज जो बोलता रहे पर कभी दिखता नहीं। कहा जाता है कि वो हर उस नाविक की आवाज ले जाता है जिसने समुंदर में अपनी जुबान खो दी। फॉग और गाढ़ी हो जाती है। द वैनिश्ड की सेल्स अब अपने आप हिलने लगती है, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई अनदेखा प्रेजेंस उन्हें छू रहा हो। डंकन डेक के बीच आता है। नीचे लहरों में कुछ चमक रहा है, कभी नीली रेखा, कभी हरे रंग की झिलमिलाहट। वो झुककर देखता है और उसकी आंखें फैल जाती है। नीचे एक जहाज है, उसका आकार धुंध में खोया हुआ, पर उसकी रेखाएं द वैनिश्ड जैसी है, जैसे वो उसकी परछाई हो। उस जहाज की टेल खुद ब खुद हिल रही है। मास टूटा हुआ है और उस पर कोई क्रू नहीं दिखता, लेकिन हवा में वही फुसफुसाहट गूंज रही है, अब और साफ। कैप्टन डंकन वापस आ गए। डंकन पीछे हटता है। ये कौन है? गोटहेड की आवाज कांपती है। कैप्टन, वो जहाज तुम्हारा नाम क्यों जानता है? मैं हूं। वो आवाज डंकन के दिमाग में गूंजती है, इस बार सीधी, जैसे किसी ने उसके अंदर से बोला हो। वो रेलिंग के पास जाता है, फॉग में झांकता है। अब उसे साफ दिखाई देता है। वो जहाज बिल्कुल द वैनिश्ड जैसा है, बस उसका रंग काला है और उसकी सेव्स पर हरी लौ जल रही है। कैप्टन, गोटहेड डर के मारे धीरे बोलता है,
ये हमारा जहाज है, पर ये हम नहीं हैं। फॉग के बीच से जहाज धीरे धीरे ऊपर आता है। उसके मास्ट पर कोई खड़ा है, एक आदमी कैप्टन की तरह, पर चेहरा नहीं दिखता, बस आंखों में जलती हरी और नीली रोशनी। तुम, डंकन बोलता है। तुम कौन हो? वो आवाज हवा में नहीं, डंकन के भीतर गूंजती है। मैं वो हूं जो तुम बनोगे। द वैनिश्ड कांपता है। उसके नीचे की लहरें अब एक एटम में चलने लगती है। हर वेव डंकन के जहाज को उस दूसरे जहाज की ओर धकेल रही है। गोटहेड चिल्लाता है, कैप्टन, ये जहाज तुम्हारी आत्मा खींच रहा है। ये कोई स्पिरिट नहीं, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। डंकन व्हील पकड़ता है, पर उसका जहाज अब खुद ही चल रहा है। फॉग के बीच दोनों जहाज करीब आते हैं, और जैसे ही उनके हल छूते हैं, डंकन की फ्लेम अचानक और तेज जलने लगती है। ये मेरा अतीत नहीं, ये मेरा भविष्य है, डंकन चिल्लाता है। फॉग के अंदर हंसी की गूंज उठती है। वो हंसी उसी की है। दूसरे जहाज से आवाज आती है। हर कैप्टन को एक दिन अपनी आवाज छोड़नी पड़ती है, ताकि समुद्र उसे याद रख सके। डंकन के दिमाग में हजारों विस्पर्स भर जाते हैं। हर वो नाविक जिसने कभी स्पिरिट सी को छुआ, हर वो कैप्टन जो द वैनिश्ड पर सवार हुआ, उनकी सभी आवाजें अब एक कोरस की तरह बोल रही हैं। रिमेंबर द डेप्थ्स, रिमेंबर द फ्लेम। डंकन हेल्म पर खड़ा है। उसकी फ्लेम अब पूरे डेक में फैल रही है। फॉग और जहाज दोनों जल उठते हैं, लेकिन इस आग से कुछ जल नहीं रहा, बल्कि चमक रहा है। नीचे का जहाज, द शिप ऑफ विस्पर्स, धीरे धीरे धुंध में घुल जाता है। उसकी आवाज फेडिंग होते हुए कहती है, अब तुम हमारी कहानी हो। फॉग धीरे धीरे साफ होती है। द वैनिश्ड स्थिर है। गोटहेड चुप है, बस हल्की सांस लेता है। कैप्टन, तुमने क्या देखा? डंकन हेल्म पर नजर टिकाए हुए कहता है, वो मैं नहीं था, पर शायद किसी और समय में मैं वही बन जाऊं। वो ऊपर देखता है। आसमान अब काला नहीं, बल्कि गहरे हरे रंग का हो गया है, जैसे हवा में समुद्र की याद घुल गई हो। गोटहेड, डंकन कहता है, अगर इस समुद्र में हर आवाज किसी आत्मा की है, तो एक दिन हमारी आवाज भी हवा में गूंजेगी। गोटहेड धीमे से मुस्कुराता है, तो चलो कैप्टन, तब तक सेल करते हैं जब तक हवा बोलना बंद ना कर दे। द वैनिश्ड फिर आगे बढ़ता है। फुसफुसाती लहरों, जागती फॉग, और उन आवाजों के बीच जो अब डंकन का नाम सॉफ्टली दोहरा रही है। डंकन, द फ्लेम बेरर, द वैनिश्ड सेल्स अगेन। नरेटर टोन। द शिप ऑफ विस्पर्स गायब हो गया, पर उसकी आवाज रह गई। अब डंकन जानता है, स्पिरिट सी सिर्फ लहरों से नहीं बना, बल्कि हर वो आवाज जो कभी डूबी रही, वही इस सागर की असली सांस है। एंड ऑफ चैप्टर 17। स्पिरिट सी अब शांत लग रहा है, पर डंकन जानता है इस समुंदर की शांति का मतलब हमेशा खतरा होता है। द वैनिश्ड अब धीरे धीरे एक नई दिशा में सेल कर रहा है, जहां हवा थोड़ी भारी है और फॉग में एक मेटालिक चमक है, जैसे हवा में कोई पुरानी जादू की गंध बसी हो। गोटहेड की आवाज आती है, कैप्टन, हवा अलग लग रही है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसी जगह के करीब है जहां समय खुद चलना भूल गया हो। डंकन रेलिंग के पास खड़ा है। उसकी आंखें दूर होराइजन पर टिके हैं। वो महसूस करता है कि द वैनिश्ड का जहाज अब कंपस के डायरेक्शन से नहीं, बल्कि किसी इनविजिबल करंट के साथ चल रहा है। हम कहां जा रहे हैं? डंकन पूछता है। वहीं जहां स्पिरिट सी हमें भेजना चाहता है, गोटहेड जवाब देता है। डंकन हल्का मुस्कुराता है, तो उम्मीद करते हैं उसे पता हो कि हम वहां पहुंचकर जिंदा रहेंगे। कुछ देर की चुप्पी, फिर अचानक हवा बदलती है। फॉग में एक अजीब सी चमक उठती है, जैसे हजारों कांच के टुकड़ों पर रोशनी एक साथ पड़ी हो। डंकन हेल्म पकड़कर जहाज को मोड़ता है। द वैनिश्ड उस दिशा में बढ़ने लगता है। धीरे धीरे फॉग के बीच से एक आकृति उभरती है, एक छोटा सा आइलैंड जो पत्थरों से नहीं, बल्कि कोरल और हड्डियों से बना है। गोटहेड की आवाज थोड़ी कांपती है, कैप्टन, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। फिर भी हम यहां रुकेंगे, डंकन कहता है। कुछ हमें यहां खींच रहा है। द वैनिश्ड एंकर करता है। डंकन अपने हाथों में हल्की ग्रीन ब्लू फ्लेम जलाता है और डेक से उतरकर उस आइलैंड पर कदम रखता है। आइलैंड अजीब है। चारों तरफ पत्थरों पर सिंबल्स खुदे हुए हैं, जो चमकते हैं जब डंकन उन पर कदम रखता है। वो एक एक कर उन निशानों को देखता है। हर सिंबल किसी पाथ जैसा लगता है, जैसे ये जगह किसी एंशिएंट नेविगेटर का नक्शा हो। आइलैंड के बीच में एक ब्रोकन पेडिस्टल है, और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, धूल में ढका हुआ, गोल, और उसके चारों ओर नीली लहरें घूम रही हैं। डंकन धीरे धीरे पास जाता है। वो उसे उठाता है, और उसी पल उसके अंदर ठंडक की एक लहर दौड़ जाती है। कैप्टन, गोटहेड की आवाज जहाज से आती है।
तुमने क्या छुआ? एक कंपास, डंकन कहता है। लेकिन ये हिल नहीं रहा, ये सांस ले रहा है। हां, कंपास लिटरली ब्रीदिंग कर रहा है। उसके ग्लास सरफेस के नीचे हल्की धड़कन दिख रही है और उसके नीडल के नीचे हरी लौ धीरे धीरे घूम रही है। द लिविंग कंपास, गोथरेड फुसफुसाता है। कहा जाता है कि यह स्पिरिट सी का सबसे पुराना आर्टिफैक्ट है जो दिशा नहीं दिखाता बल्कि स्मृति दिखाता है। डंकन उस कंपास को हाथ में घुमाता है। जैसे ही नीडल हिलती है उसके दिमाग में एक तेज झटका लगता है, एक फ्लैश। वो देखता है एक जहाज, द वैनिश्ड नहीं बल्कि एक और शिप, पुराने युग का। उस पर लोग हैं, इंसान, जो स्टॉर्म में नेविगेशन कर रहे हैं। उनके बीच एक और कैप्टन है जिसके हाथ में वही कंपास है। वो आवाज सुनता है, फाइंड द सेंटर, एवरी सोल रिटर्न्स टू द फ्लेम। दृश्य गायब हो जाता है। डंकन वापस आइलैंड पर खड़ा है, लेकिन अब उसके हाथों की फ्लेम और तेज जल रही है। गोटहेड, मैंने किसी और जहाज की झलक देखी, एक पुराने समय की, शायद किसी एंशिएंट कैप्टन की। गोटहेड गंभीर आवाज में कहता है, कैप्टन, द लिविंग कंपास दिशा नहीं दिखाता, वो उस जहाज की यादें दिखाता है जिसने पहले इसे पकड़ा था। मतलब ये एक मैप नहीं, एक मेमोरी रिकॉर्डर है। डंकन सोचता है। वो कंपास को अपनी फ्लेम के पास लाता है। जैसे ही हरी लौ उससे टकराती है, नीडल फिर से घूमने लगती है और इस बार हवा में एक फेंट हमिंग उठती है। फॉग में एक नई दिशा खुलती है जहां लहरें हल्की नीली चमक छोड़ रही है। कंपास अब उस दिशा की ओर स्टेडली इशारा कर रहा है। कैप्टन, क्या हम उस दिशा में जाएंगे? गोटहेड पूछता है। डंकन थोड़ी देर सोचता है। अगर यह कंपास हमें अतीत दिखाता है तो शायद वही अतीत हमें आगे बढ़ने का रास्ता देगा। वो व्हील पकड़ता है। द वैनिश्ड फिर से सेल करने लगता है। इस बार हवा कंपास की रिदम के साथ बह रही है। फॉग में धीरे धीरे शेड्स दिखने लगती है, पुराने जहाज, हाफ सबमर्ज टावर्स और कुछ ऐसी चीजें जो मानो किसी और समय की हो। कंपास की नीडल अब तेजी से घूमने लगती है। डंकन के माथे पर पसीना आता है। वो समझ नहीं पाता कि यह कंपास दिशा दिखा रहा है या उन्हें किसी ट्रैप की ओर ले जा रहा है। गोटहेड, डंकन की आवाज धीमी है, अगर यह कंपास जिंदा है तो इसका मतलब है कि यह सोच भी सकता है। तो सवाल यह है कैप्टन, गोटहेड जवाब देता है, हमें रास्ता दिखा रहा है या हमें किसी और के सपनों में ले जा रहा है? डंकन नीचे कंपास की ओर देखता है। उसकी सतह के नीचे फ्लेम अब नीली नहीं बल्कि लाल हो चुकी है और नीडल अब धीरे धीरे एक ही दिशा में इशारा कर रही है, सीधे दी अबिस की ओर। वो हेल्म पर वापस जाता है और आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहता है, तो ठीक है, अगर सी चाहता है कि मैं उसके दिल तक जाऊं तो हम उसके दिल तक जाएंगे। गोटहेड की आंखें चमकती है। कैप्टन, तुम सच में पागल हो। डंकन मुस्कुराता है। पागल नहीं, जिंदा हूं और जिंदा लोग हमेशा रास्ता ढूंढते हैं। द वैनिश्ड फिर से आगे बढ़ता है। फॉग फटती है और कंपास की लौ हवा में गूंजती है, हर बीट पर धड़कते हुए जैसे कोई दिल। नरेटर टोन, द लिविंग कंपास एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो रास्ता नहीं, यादें दिखाता है। डंकन ने उसे जागृत कर दिया है और अब वो दिशा दिखा रहा है उस जगह की जहां समुंदर का दिल धड़कता है। एंड ऑफ चैप्टर 18। द वैनिश्ड फॉग के बीच चल रहा है, लेकिन इस बार हवा अलग है, ज्यादा गाढ़ी, ज्यादा भारी, जैसे हर मॉलिक्यूल में कुछ यादें बसी हों। डंकन हेल्म पर खड़ा है। उसके हाथ में अब भी वही लिविंग कंपास है। उसके अंदर ई फ्लेम धीरे धीरे धड़क रही है, हर बीट एक पल्स जैसी लगती है और नीडल अब भी दी अबिस की डायरेक्शन में इशारा कर रही है। गोटहेड, डंकन कहता है, क्या तुम्हें भी ये हवा जिंदा लग रही है? हाँ कैप्टन, गोटहेड धीमी आवाज में बोलता है। ऐसा लगता है जैसे हवा हमसे बात करना चाहती हो पर हिचकिचा रही हो। डंकन कंपास की तरफ देखता है। फ्लेम अब स्टेडी नहीं, फ्लिकर कर रही है, जैसे कुछ उसे डिस्टर्ब कर रहा हो। कंपास अस्थिर हो रहा है। डंकन बुदबुदाता है, शायद हम उस सीमा के करीब हैं जहां से रियलिटी बदलती है। फॉग धीरे धीरे हटने लगती है और सामने का दृश्य ऐसा है जैसा डंकन ने कभी नहीं देखा। पानी के नीचे एक ग्लोइंग लाइन फैल रही है, जैसे समुंदर के तल पर एक सड़क बनी हो। वो रोड हल्की नीली चमक छोड़ती है और उसके दोनों तरफ पानी में अनगिनत आकृतियां तैर रही है, मानो आत्माएं उस रोड के किनारों पर चलते हुए नीचे की ओर जा रही थे। कैप्टन,
गोट हेड धीरे से कहता है, वो है द पाथ बीनीथ द वेव्स। एक पुरानी लेजेंड के अनुसार ये रास्ता आत्माओं को समुद्र के दिल तक ले जाता है। डंकन रेलिंग के पास झुककर नीचे देखता है। हर आकृति के साथ एक और फेंट आवाज आती है, जैसे कोई पुरानी फुसफुसाहट हवा में घुल रही हो। हर लहर किसी शब्द जैसी लगती है, रिटर्न, स्लीप, रिमेंबर। गोट हेड, डंकन कहता है, अगर ये आत्माओं का रास्ता है तो हम यहां क्यों है? क्योंकि तुम अब उनसे अलग नहीं हो कैप्टन। गोट हेड की आवाज थोड़ी हैवी हो जाती है। अब समुंदर तुम्हें अपनी जात में गिनता है। डंकन शांत खड़ा है। उसके अंदर कहीं गहराई में एक अजीब मिक्स है, डर भी और क्यूरियोसिटी भी। वो व्हील पकड़ता है और द वैनिश्ड को उस ग्लोइंग रोड के ऊपर ले आता है। फॉग अब पूरी तरह नीली रोशनी में कन्वर्ट हो गई है। हर वेव के नीचे कुछ हिलता दिखता है, एक स्ट्रक्चर, एक शहर जैसा, पर पूरा पानी में डूबा हुआ। कैप्टन, गोट हेड फुसफुसाता है, वो नीचे कुछ है, मैं देख रहा हूं। डंकन धीरे से बोलता है। वो रेलिंग के पास झुकता है और नीचे देखता है। पानी के नीचे क्लियरली दिखाई दे रहा है एक विशाल गेट जो कोरल और हड्डियों से बना है। उसके ऊपर सिंबल्स खुदे हैं, गेट ऑफ डिसेंट। डंकन की आंखों में चमक आती है। तो यही रास्ता है समुद्र के दिल तक। गोट हेड हिचकिचाते हुए कहता है, कैप्टन, जो भी वहां गया है वो लौटकर नहीं आया। डंकन हेल्म पकड़ता है और मुस्कुराता है। द वैनिश्ड नीचे की तरफ झुकता है। उसके सेल्स खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं और फॉग धीरे धीरे हरी चमक में बदल जाती है। पानी की सतह हिलती है और जहाज धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है, जैसे हवा खुद रास्ता बना रही हो। जैसे जैसे द वैनिश्ड नीचे जाता है, हर चीज की आवाज बदलती है। सामान्य हवा की अब दबी हुई फुसफुसाहटें हैं। डंकन को अपने कानों में हल्के शब्द सुनाई देते हैं, तुम बहुत दूर आ गए हो, वापस जाओ। वो देख रहा है। वो आंखें बंद करता है, अपनी फ्लेम एक्टिवेट करता है। ग्रीन और ब्लू फ्लेम उसके चारों तरफ घूमने लगती है और पानी पीछे हटने लगता है। मैं रास्ते से नहीं डरता, डंकन कहता है, मैं उसे याद रखता हूं। जैसे ही द वैनिश्ड उस गेट के करीब पहुंचता है, फॉग कांपने लगती है। उस गेट के सिंबल अचानक चमक उठते हैं और उनसे निकलती हुई रोशनी जहाज को घेर लेती है। एक पल के लिए डंकन को लगता है कि द वैनिश्ड हवा में लटक गया है। फिर नीचे से एक गहरी आवाज उठती है, ना हवा की ना पानी की, बल्कि एक बहुत पुरानी धड़कन की। फॉग में एक तेज लाल रोशनी चमकती है और गेट खुल जाता है। गेट के अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि एक घूमता हुआ नीला लाल भंवर है। वो समुंदर के नीचे नहीं, बल्कि किसी और वर्ल्ड के अंदर जा रहा है। कैप्टन, गोट हेड चिल्लाता है, ये कोई रास्ता नहीं, ये एक पुल है। डंकन व्हील को कसकर पकड़ता है। अगर ये खींच रहा है तो शायद यही डेस्टिनेशन है। द वैनिश्ड उस वर्लपूल में खींच जाता है। हर तरफ रोशनी, आवाज और यादें। हर लहर एक फेस बनकर डंकन को देखती है। हर आवाज एक नाम बोलती है, डंकन, द फ्लेम, रिटर्न इट। डंकन की आंखें चमक उठती है कि मैं लौट कर नहीं और अंदर जाने आया हूं। फॉग और रोशनी दोनों एक साथ फटते हैं। हर चीज शांत हो जाती है। द वैनिश्ड अब एक नए समुंदर में तैर रहा है, पर यह स्पिरिट सी जैसा नहीं दिखता। आसमान गहरा हरा है और पानी के नीचे नीले स्टार्स चमक रहे थे, जैसे वो किसी और डायमेंशन में पहुंच गए हो। गोट हेड धीरे से बोलता है, कैप्टन, हम कहाँ हैं? डंकन कंपास को देखता है। उसकी नीडल घूमना बंद कर चुकी है। हम उस जगह है जहां समुंदर का दिल धड़कता है। द पाथ बीनीथ द वेव्स ने हमें उसके अंदर पहुंचा दिया है। वो रेलिंग के पास झुकता रहे, पानी के अंदर देखता है। नीचे एक विशाल ग्लो है जो हार्टबीट की तरह धड़क रही है। नरेटर टोन धीमा और इंटेंस। डंकन ने स्पिरिट सी के नीचे छुपे रास्ते पर कदम रखा, वो रास्ता जो आत्माओं और देवताओं के बीच का पुल है। अब द वैनिश्ड समुंदर के दिल के अंदर है और उस दिल की हर धड़कन एक कहानी बोल रही है। एंड ऑफ। द वैनिश्ड अब स्पिरिट सी की सबसे गहरी परतों में पहुंच चुका था। यहां ना हवा थी ना आवाज, सिर्फ एक धीमी हार्टबीट जो पूरे समुंदर में गूंज रही थी। फॉग अब पहले जैसी नहीं थी, वो अब अलाइव लग रही थी। हर कण में एक हल्की ग्रीन ब्लू ग्लो थी, जैसे कोई विशाल जीव सांस ले रहा हो और हवा उसके साथ चल रही हो। डंकन जहाज के आगे खड़ा है। उसकी आंखों में वही रोशनी है जो समुद्र में तैर रही है। हर लहर के नीचे उसे धड़कन की लय महसूस होती है, धीरे, लगातार, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। गोट हेड फुसफुसाता है, क्या यही है वो जगह, द हार्ट ऑफ द सी? गोट हेड की आवाज भारी है, हाँ कैप्टन,
यही वो जगह है जहां स्पिरिट सी का रियल कोर बसता है। कहते हैं ये हजारों सालों से धड़क रहा है। हर आत्मा की यादें, हर फ्लेम यही इकट्ठी होती है। डंकन रेलिंग के पास झुकता है। फॉग थोड़ी हटती है और नीचे का दृश्य साफ दिखने लगता है। पानी के नीचे एक विशाल स्ट्रक्चर गोलाकार चमकता हुआ। उसके चारों ओर हड्डियों और पोरल जैसी जड़ें फैली है। हर जड़ में से हरी और सुनहरी लहरें ऊपर उठ रही हैं, जो हवा में मिलकर धड़कन की आवाज बनाती है। डंकन के सीने में वही धड़कन महसूस होती है। उसकी अपनी फ्लेम अब उस रिदम के साथ जलने लगी है। हरी, नीली और सुनहरी लौ साथ साथ नाच रही हैं। यह जगह, डंकन धीरे से कहता है, सिर्फ जिंदा नहीं है, यह फील कर रही है। गोट हेड धीरे से जवाब देता है, कैप्टन यही तो खतरनाक बात है, क्योंकि अगर यह तुम्हें महसूस कर सकती है तो यह तुम्हें पहचान भी सकती है। अचानक हवा में एक डीप एको उठती है, ना हवा की ना लहरों की, बल्कि सीधे डंकन के दिमाग के अंदर की। हु ब्रिंग्स द फ्लेम? डंकन के कानों में वो आवाज गूंजती है, इतनी गहरी कि जहाज तक कांपने लगता रहे। वो रेलिंग पकड़कर सीधा खड़ा हो जाता है। मैं डंकन एब्नोमार हूं, वो जोर से कहता है। द कैप्टन ऑफ द वैनिश्ड। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। फिर समुद्र की सतह पर लहरें उठती है, फॉग घूमने लगती है और नीचे के कोर से रोशनी की एक तेज धड़कन ऊपर उठती है। अब वो स्ट्रक्चर साफ दिख रहा है, एक विशाल ग्लोइंग हार्ट की तरह, जो हर सांस के साथ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके ऊपर हजारों छोटे छोटे सिंबल जल रहे हैं। हर सिंबल किसी आत्मा का नाम जैसा लगता है। गोटहेड। डंकन की आवाज धीमी है, क्या तुम ये नाम सुन रहे हो? हाँ कैप्टन, ये सब वही हैं जो कभी स्पिरिट सी में खो गए थे। डंकन अपने दोनों हाथ उठाता है। उसकी फ्लेम अब पूरे डेक में फैलने लगती है। हर लौ हवा में एक अलग रंग छोड़ती है, हरी आशा, नीली यादें और सुनहरी वार्मथ। तभी नीचे से वही आवाज दोबारा उठती है, रिटर्न द फ्लेम, रिमेंबर द सर्कल। फॉग की लहरें अब द वैनिश्ड को चारों ओर से घेरने लगती है। गोटहेड चिल्लाता है, कैप्टन हमें पीछे हटना चाहिए। लेकिन डंकन शांत खड़ा है। उसकी आंखों में अब डर नहीं है। नहीं, अगर यह समुद्र मुझसे फ्लेम मांग रहा है तो मैं अपनी नहीं दूंगा, मैं उसे उसकी फ्लेम वापस दूंगा। वो अपने सीने के पास फ्लेम लाता है, जहां से उसकी ग्रीन ब्लू लाइट उठती है। धीरे धीरे वो लौ हवा में बदल जाती है और नीचे की ओर गिरने लगती है। जैसे ही वो फ्लेम समुद्र की सतह को छूती है, पूरा सागर एक पल के लिए रुक जाता है। फॉग फ्रीज हो जाती है और फिर एक विशाल हार्ट बीट की गूंज उठती है, इतनी गहरी कि पूरा जहाज हिल जाता है। फिर एक पल में फॉग फटती है और पानी में एक गोल्डन वेव फैल जाती है। हर लहर में चेहरों की झलक। आत्माएं, नाविक, खोए हुए कैप्टन, सब मुस्कुराते हुए डंकन को देख रहे हैं। कैप्टन, गोटहेड धीरे से कहता है, तुमने उसे जगा दिया है। डंकन हेल्म पकड़कर शांत स्वर में कहता है, नहीं, मैंने उसे याद दिलाया है। अब समुद्र शांत है, उसकी सांसें धीरे चल रही हैं। अब ठंडी नहीं बल्कि गर्म महसूस होती है, जैसे समुद्र अब उसे स्वीकार कर चुका है। डंकन अपनी आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, अब यह समुद्र सोएगा नहीं, अब यह याद रखेगा। नरेशन टोन। डंकन ने समुद्र का दिल छू लिया। उसने उसे फ्लेम नहीं दी, अब यह याद रखेगा। डंकन का दिल छू लिया। नरेशन टोन। डंकन ने समुद्र का दिल छू लिया। उसने उसे फ्लेम नहीं दी, अब यह याद रखेगा। उसे उसकी भूली हुई यादें लौटा दी और उसी पल स्पिरिट सी ने एक नया कैप्टन स्वीकार किया, वो जो फ्लेम का मालिक नहीं बल्कि उसका कीपर बन गया। एंड ऑफ चैप्टर 20। द वैनिश्ड अब समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि उसकी सांसों के साथ चल रहा है। अब हवा में ना तूफान की गूंज थी, ना लहरों की आवाज, सिर्फ एक गहरी शांति, जैसे समुद्र खुद डंकन को सुन रहा हो। उसके चारों ओर का सागर धीरे धीरे बदल रहा था। फॉग अब सफेद नहीं, हल्की गोल्डन ब्लू चमक लिए हुए थी। हर लहर जब जहाज से टकराती तो उससे एक हल्की आवाज निकलती, जैसे कोई भूली हुई आत्मा अपनी कहानी दोहरा रही हो। डंकन स्टीयरिंग व्हील के पास खड़ा है। उसकी फ्लेम अब पहले से अलग है। उसके हाथों से उठती लौ में हार्ट की धड़कन जैसी स्टेडी लय है। वो नीचे देखता है और उसे दिखता है कि जहाज की छाया अब काली नहीं बल्कि चमकती हुई नीली लकीरों जैसी बन गई है। हर बार जब जहाज लहरों को चीरता है तो पानी में हल्की लाइट ट्रेल्स बनती हैं, जिनमें से फेंट आवाजें निकलती हैं। गोटहेड की लकड़ी की आंखें हल्की घूमती है। हाँ कैप्टन, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र खुद तुमसे बात कर रहा हो। डंकन मुस्कुराता है। शायद अब वो याद कर रहा है कि वो क्या था,
कुछ पल तक दोनों चुप रहते हैं। फिर हवा में एक नया साउंड उठता है, धीमा लेकिन अलग। ये स्पिरिट सी की आम फुसफुसाहट नहीं थी। इस बार आवाज साफ थी, मानवीय, जिंदा और डरी हुई। हेल्प, हेल्प मी। डंकन की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो रेलिंग के पास जाता है और झुककर फॉग के अंदर झांकता है। फॉग धीरे धीरे हिल रही है और दूर कुछ झिलमिलाता दिख रहा है, जैसे किसी और जहाज की टूटी हुई सेल्स। गोट हेड तुरंत बोलता है, कैप्टन, वहां कुछ है, कोई या कुछ। डंकन हेल्म की तरफ भागता है। हम उसकी ओर जा रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है? गोट हेड की आवाज थोड़ी कांपती है। स्पिरिट सी में जो मदद मांगता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। पता लगाने का एक ही तरीका है, डंकन जवाब देता है। द वैनिश्ड उस दिशा में बढ़ने लगता है। फॉग और घनी हो रही है। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही है, जैसे जहाज किसी इनविजिबल बैरियर को पार कर रहा हो। कुछ देर बाद डंकन को वो चीज साफ दिखती है। वो एक छोटा जहाज है, हाफ संक, टूटी हुई मास्ट और सेल्स पूरी तरह गीली। लेकिन उस पर एक चीज अलग है, उस जहाज के बीच में कोई खड़ा है। फॉग की परतों में से उसे देख पाना मुश्किल है, पर डंकन महसूस कर सकता है कि वो अलाइव है। गोट हेड, कोई है वहां। कैप्टन, यह मुमकिन नहीं, इस गहराई पर कोई जिंदा नहीं रह सकता। डंकन अपनी फ्लेम एक्टिवेट करता है। हरी नीली लौ हवा में उठती है और पानी पर फैल जाती है। फॉग थोड़ा साफ होता है और डंकन जो देखता है वो उसे कुछ सेकंड के लिए सांस रोक देता है। वो एक लड़की है, लगभग 20-22 साल की, फटे हुए कपड़ों में, बालों में सॉल्ट और फॉग की लकीरें। उसकी आंखों में फेंट ब्लू फ्लेम जल रही है। वो डंकन की ओर देख रही है, थकी हुई पर जिंदा। हु आर यू? डंकन फुसफुसाता है। लड़की कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम द वैनिश्ड के कैप्टन हो, है ना? गोट हेड दबी आवाज में बोलता है, कैप्टन, वो तुम्हारा नाम कैसे जानती है? डंकन की फ्लेम थोड़ी मंद पड़ती है। हाँ, मैं हूं डंकन एबनोमार। वो लड़की थोड़ा आगे बढ़ती है। उसके चारों ओर पानी खुद रुकता हुआ लगता है, जैसे समुद्र उसे छूने से डर रहा हो। मैं एलिस हूं, वो धीरे से कहती है, नेविगेटर्स गिल्ड से। हमने तुम्हारा जहाज देखा था कई साल पहले। डंकन की आंखें सिकुड़ती हैं। कई साल पहले? लेकिन तुम तो अभी। मेरे लिए कुछ समय नहीं बीता, एलिस बोलती है। मैं स्पिरिट सी में फंस गई थी, बाकी सब गायब हो गए। फॉग उसके चारों ओर घूमती है। डंकन रेलिंग के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अगर तुम सच में इंसान हो तो मेरा हाथ पकड़ो। एलिस हिचकिचाती है। कुछ पल तक हवा में सन्नाटा रहता है। फिर धीरे से वो अपना हाथ बढ़ाती है। जैसे ही उसकी उंगलियां डंकन की फ्लेम को छूती है, एक तेज झटका उठता है। लहरें उबलने लगती है, फॉग लाल हो जाती है और हवा में एक चीख गूंजती है। गोट हेड चिल्लाता है, कैप्टन, यह समुंदर फिर से जाग रहा है। डंकन का जहाज कांपता है। एलिस का हाथ अब भी उसके हाथ में है, लेकिन इसकी आंखों की नीली लौ और तेज हो चुकी है। अब वो पूरी तरह चमक रही है। तुम द फ्लेम बेरर हो, एलिस धीरे से कहती है। तुम्हारे बिना यह समुद्र फिर मर जाता। डंकन कुछ बोल नहीं पाता। गोट हेड धीरे से कहता है, कैप्टन, शायद यह वही आवाज थी जिसे समुद्र ने तुम्हें सुनाई थी। फॉग अब स्थिर हो गई है। आसमान में हल्की गोल्डन चमक उठती है, जैसे स्पिरिट सी खुद रिलीव हो गया हो। एलिस जहाज के डेक पर गिर जाती है, बेहोश। डंकन उसके पास झुकता है। उसकी सांसें चल रही है, पर बहुत हल्की। गोट हेड बोलता है, कैप्टन, वो इंसान है, लेकिन उसके अंदर स्पिरिट एनर्जी बह रही है। शायद वो आधी सोल बन चुकी है। डंकन शांत स्वर में जवाब देता है, तो फिर अब वो हमारे जहाज का हिस्सा है। वो हेल्म की ओर मुड़ता है। द वैनिश्ड अब अकेला नहीं रहेगा। फॉग में अब एक नई लहर उठती है। जहाज के चारों ओर सुनहरी और नीली चमक फैलती है और हवा में एक अलग वार्मथ महसूस होती है। पहली बार स्पिरिट सी जिंदा लगने के साथ साथ शांत भी लगता है। डंकन आसमान की ओर देखता है। अब आवाजें बदली हुई हैं। गोट हेड पूछता है, क्या कह रही है? डंकन मुस्कुराता है। कह रही है, यू आर नॉट अलोन एनीमोर। कोग धीरे धीरे पीछे हटती है। द वैनिश्ड अपनी नई दिशा में बढ़ने लगता है। अब जहाज पर दो आत्माएं हैं, एक फ्लेम का कीपर और एक जो फ्लेम को छूकर जिंदा लौटी है। और समुद्र के नीचे द हार्ट ऑफ द सी हल्की चमक के साथ धड़कता है, शायद इस बार संतुष्ट होकर। नरेटर टोन, द हार्ट जाग चुका था और अब उसकी धड़कन डंकन की फ्लेम के साथ चल रही थी।
स्पिरिट सी में पहली बार किसी इंसान ने किसी आत्मा को छूकर जिंदा निकाला था। और उस पल से द वैनिश्ड अब एक जहाज नहीं रहा, वो बन गया एक लिविंग लेजेंड। एंड ऑफ चैप्टर 21। द वैनिश्ड अब शांत लहरों पर तैर रहा था, लेकिन डंकन जानता था ये शांति सिर्फ ऊपर की थी। नीचे स्पिरिट सी अब भी जाग रहा था। हर वेव के साथ हवा में एक हल्की गूंज थी, ना तूफान की ना हवा की, बल्कि हजारों आवाजों की, जो जैसे पानी के भीतर से निकल रही थी। गोट हेड मास्ट के पास धीरे धीरे हिल रहा था। कैप्टन, क्या तुम इन्हें सुन पा रहे हो? डंकन हेल्म पर खड़ा था। उसकी फ्लेम अब नीली और सुनहरी दोनों रंगों में जल रही थी। वो आंखें बंद करता है और हवा में वो आवाजें साफ सुनाई देने लगती है। कुछ मदद मांग रही थी, कुछ रो रही थी और कुछ बस डंकन का नाम ले रही थी। डंकन, द फ्लेम, यू ब्रॉट इट बैक। डंकन धीरे से फुसफुसाता है, ये आवाजें मुझे पहचानती है। गोट हेड जवाब देता है, क्योंकि तुम अब समुद्र का हिस्सा बन चुके हो कैप्टन। अब स्पिरिट सी तुम्हारे जरिए बोलता है। एलिस पीछे खड़ी है, अब भी कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में हल्की ब्लू लाइट चमक रही है। वो डंकन की फ्लेम को देखती है और धीरे से कहती है, ये आवाजें मेरी भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन कुछ उनमें से जिंदा नहीं लगती। डंकन मुड़कर उसे देखता है। स्पिरिट सी में कुछ भी पूरा जिंदा या पूरा मरा नहीं होता एलिस। हर आवाज एक याद है और कुछ यादें कभी नहीं जाती। फॉग थोड़ा और घना हो जाता है। आसमान पर नीली और हरी चमक मिलकर घूमने लगती है, जैसे खुद हवा में आंखें खुल गई हो। द वैनिश्ड अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। कंपस जो डंकन ने पाया था वो अब खुद ब खुद घूम रहा था, और उसकी नीडल अब किसी दिशा में नहीं बल्कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ इशारा कर रही थी। कैप्टन, गोट हेड फुसफुसाता है, ये जगह द सी ऑफ वॉइसेस कहलाती है। द सी ऑफ वॉइसेस? डंकन दोहराता है। हाँ, कहा जाता है यहां वो आवाजें बसती है जो कभी पूरी तरह स्पिरिट सी में विलीन नहीं हो पाई। एलिस धीरे से कहती है, मतलब अधूरी आत्माएं? नहीं, गोट हेड बोलता है, अधूरी यादें। डंकन की फ्लेम धीरे धीरे शांत हो जाती है। उसके चेहरे पर अब भी वही सख्त शांति है। अगर ये आवाजें अधूरी है तो शायद इन्हें सुने बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फॉग के बीच अब लहरें खुद शेप लेने लगी है। हर लहर एक आवाज की तरह उठती और गिरती है, कभी किसी बच्चे की तरह, कभी किसी नाविक की तरह, कभी किसी ऐसी चीज की तरह जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता। एक पल में डंकन के सामने फॉग घूमने लगती है और उस घूमते धुएं से एक चेहरा बनता है। वो धुंधला है लेकिन पहचानने लायक। वो आदमी द वैनिश्ड की तरह के जहाज का कैप्टन लगता है। उसकी आंखों में वही हरी लौ है। तुम कौन हो? डंकन बोलता है। वो जो पहले तुम्हारी जगह था, आवाज धीरे से जवाब देती है। द वैनिश्ड का पहला कैप्टन। गोट हेड की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। इम्पॉसिबल, मैं उसे पहचानता हूं, डंकन फुसफुसाता है। मैंने इसे मेमोरी टाइड में देखा था। दुमे समुद्र को उसकी फ्लेम लौटा दी, लेकिन हर फ्लेम जो लौटाई जाती है वो एक नई आवाज भी जगाती है। तुम क्या कहना चाहते हो? डंकन पूछता है। तुमने समुद्र को उसकी यादें दी, अब समुद्र हर याद को दोहराएगा। हर आवाज जो कभी डूबी थी अब सरफेस पर उठेगी। एलिस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तो इसका मतलब स्पिरिट सी अब बोलना शुरू करेगा, डंकन पूरा करता है, और हमें सुनना होगा। फॉग एक बार फिर से हिलती है। अब उसमें सैकड़ों चेहरे बनते हैं। हर चेहरा कुछ कहता है, कुछ फुसफुसाता है और कुछ सिर्फ देखता है। उन आवाजों में कुछ शब्द साफ होते हैं। Beware the depth below. The watcher has opened his eyes. The sea remembers the flame, but not the flame bearer. डंकन की सांसें रुक जाती है। वॉचर, गोट हेड बोलता है। द वॉचर ऑफ द अबिस, वही एंटिटी जो स्पिरिट सी की गहराई पर निगरानी रखती है। एलिस कांपती हुई कहती है, मतलब वो जाग गया है? नहीं, डंकन धीरे से बोलता है, वो बस सुन रहा है। जैसे ही वो शब्द निकलते हैं, पानी अचानक ठंडा पड़ जाता है। द वैनिश्ड हिलने लगता है। फॉग की परतें पीछे हटती है और दूर होराइजन पर एक काली रेखा उभरती है, बहुत बड़ी, जैसे कोई दीवार हो। वो रेखा धीरे धीरे हिलने लगती है। डंकन को एहसास होता है वो दीवार नहीं बल्कि किसी विशाल प्राणी की परछाई है जो समुद्र के नीचे हिल रही है। फॉग के बीच से लाल चमक उठती है। हवा भारी हो जाती है और वो आवाज जो पहले फुसफुसा रही थी अब चिल्ला रही है। He is awake, the watcher sees you. डंकन तुरंत हेल्म पकड़ता है। गोट हेड, जहाज मोड़ो। कैप्टन,
फॉग का रास्ता बंद हो रहा है। द वैनिश्ड की सेल्स खुद से खुलती है। एलिस की ब्लू फ्लेम हवा में उठती है और डंकन की हरी लौ उससे मिलती है। दोनों मिलकर एक चमकीली लाइट बनाते हैं। नीली और हरी मिलकर सुनहरी हो जाती है। फॉग का बीच वाला हिस्सा टूटता है और जहाज पूरे बल से आगे बढ़ता है। दूर से आवाजें अब भी गूंज रही है। कुछ विनती कर रही है, कुछ चिल्ला रही है, कुछ बस डंकन का नाम दोहरा रही है। डन। द वैनिश्ड तेजी से स्पिरिट सी के उस हिस्से से निकलता है। फॉग के बाहर हवा अचानक साफ लगती है, लेकिन डंकन जानता है कि वो जगह अब भी जिंदा है। वो हेल्म छोड़कर पीछे देखता है। फॉग धीरे धीरे स्थिर हो रही है। वो मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में एक गहरी समझ है। गोट हेड, वो कहता है, अब स्पिरिट सी सिर्फ हमें नहीं देखता, अब वो हमें याद भी रखता है। गोट हेड धीरे से जवाब देता है, और जो याद रखता है वो फिर कभी भूलता नहीं, कैप्टन। फॉग अब होराइजन पर गायब हो चुकी है, लेकिन हवा में अब भी वो आवाज है, धीमी, स्थिर और शांत। द वॉचर हैज सीन यू। नैरेटर टोन। द सी ऑफ वॉइसेस अब शांत है, लेकिन उसकी गूंज डंकन के साथ रह गई। अब स्पिरिट सी जाग चुका है और उसकी नजरें फ्लेम बेरर पर टिक चुकी है। एंड ऑफ चैप्टर 22। द वैनिश्ड अब स्पिरिट सी के उस हिस्से में था जहां हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। ना वो भारीपन जो गहराइयों में था, ना वो ठंडक जो फॉग के नीचे थी। यहां हवा नॉर्मल लग रही थी, लेकिन डंकन जानता था स्पिरिट सी में नॉर्मल जैसी कोई चीज नहीं होती। गोट हेड मास्ट के पास हिलता है। कैप्टन, हवा की गंध अलग है। मुझे सॉल्ट नहीं, मिट्टी की महक आ रही है। डंकन स्टीयरिंग व्हील पर खड़ा है, उसकी फ्लेम धीमी पर स्थिर जल रही है। वो महसूस कर रहा है कि हवा अब उसके सीने से गुजर रही है, जैसे स्पिरिट सी खुद उसे किसी दिशा में खींच रहा हो। गोट हेड, डंकन कहता है, कंपास क्या दिखा रहा है? नीडल स्थिर है कैप्टन, गोट हेड जवाब देता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ इशारा कर रही है। ऊपर। डंकन की आंखें सिकुड़ती है। वो रेलिंग के पार झांकता है और तभी उसे दिखाई देता है कुछ ऐसा जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। फॉग के बीच होराइजन पर एक आइलैंड उभर रहा था, धीरे धीरे जैसे कोई सपना हकीकत बन रहा हो। वो पत्थरों से बना था, ऊपर डेंस पेड़ और किनारों पर रेत। डंकन को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह लगी, वहां से स्मोक उठ रही थी। गोट हेड, वो क्या है? कैप्टन, ये नामुमकिन है। स्पिरिट सी में कोई असली जमीन नहीं होती। एलिस डेक पर खड़ी है, उसकी आंखों में नीली लौ चमकती है। वो शांत आवाज में कहती है, शायद वो जगह यादों से बनी है, लेकिन किसी ने उसे वापस बुला लिया। द वैनिश्ड उस दिशा में बढ़ता है। जैसे जैसे वो आइलैंड पास आता है, हवा और गर्म महसूस होने लगती है। फॉग धीरे धीरे गायब हो रही है और लहरों में अब हल्की सनलाइट जैसी चमक झलक रही है। गोट हेड की आवाज थोड़ी कांपती है, कैप्टन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। समुद्र ने यह जगह खुद छुपाई थी, अब वो किसी वजह से वापस आई है। डंकन शांत स्वर में कहता है, तो हमें पता लगाना होगा क्यों। द वैनिश्ड शोर के पास पहुंचता है। डंकन नीचे उतरता है, एलिस उसके पीछे। रेत उसके पैरों के नीचे ठोस लग रही है। वो नीचे झुककर उसे छूता है। वो ठंडी नहीं, बल्कि गर्म है, जैसे किसी जीव के शरीर पर हाथ रखा हो। गोट हेड, डंकन धीरे से कहता है, ये जमीन सांस ले रही है। गोट हेड की आवाज जहाज से आती है, तो जल्दी लौट आओ कैप्टन। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन डंकन अब रुक नहीं सकता। उसके सामने एक पाथ बना हुआ है, रेत के बीचों बीच पत्थरों से बना रास्ता जो सीधा पहाड़ की ओर जा रहा है। वो एलिस की ओर देखता है। रेडी? हमेशा। दोनों उस रास्ते पर चलने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हवा और भारी होती जाती है और हर कदम के साथ डंकन को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ दूर चलने के बाद डंकन रुकता है। वो सामने देखता है, एक टूटी हुई स्टैच्यू जमीन में धंसी हुई है। उसकी आंखें गायब है, लेकिन चेहरा वही चेहरा है जो उसने द ड्राउन्ड कैथेड्रल में देखा था। एपिसल फादर। डंकन बुदबुदाता है। एलिस कांपती हुई आवाज में कहती है, मतलब ये जगह उसके भक्तों की रही होगी। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते के किनारों पर पुराने घर हैं, पर वो अधूरे हैं, जैसे किसी ने उन्हें अधर में छोड़ दिया हो। कुछ घरों के अंदर से हल्की लाइट फ्लिकर हो रही है, जैसे वहां अब भी कोई रहता हो। डंकन एक घर के पास जाता है। दरवाजा आधा खुला है। वो उसे धीरे से धकेलता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन भीतर से किसी के कदमों की आवाज आती है। कौन है वहां?
डंकन की आवाज गूंजती है। कुछ पल सन्नाटा, फिर एक भारी पर मानवीय आवाज आती है। तुम देर से आए कैप्टन। डंकन की फ्लेम अपने आप जल उठती है। कमरे के अंदर की दीवारों पर सिंबल्स खुदे हैं और बीच में खड़ा है एक आदमी, फटे हुए कपड़ों में, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में वही स्पिरिट लाइट जल रही है। तुम इंसान हो? डंकन पूछता है। वो मुस्कुराता है। कभी था, अब नहीं कह सकता। एलिस धीरे से बोलती है, तुम यहां कैसे जिंदा हो? मैं जिंदा नहीं एलिस, मैं बस उस पल में अटका हूं जब ये द्वीप डूबा था। डंकन के चेहरे पर हैरानी है। मतलब ये जगह समय से बाहर है? हां, आदमी बोलता है। ये जगह स्पिरिट सी ने निगल ली थी, लेकिन कुछ यादें इतनी गहरी थीं कि समुद्र उन्हें मिटा नहीं सका। तो तुम यहां क्या करते हो? डंकन पूछता है। वो आदमी उसकी फ्लेम की ओर देखता है। तुम्हारे जैसा फ्लेम बेरर आने का इंतजार, क्योंकि सिर्फ तुम ही ये चक्र तोड़ सकते हो। डंकन एक कदम आगे बढ़ता है। कौन सा चक्र? वो आदमी दीवार पर बने सिंबल की ओर इशारा करता है। वही जो आदमी का पास था। एक आंख जिसके चारों ओर लहरें घूम रही हैं। एबेसिल फादर ने इस द्वीप को एंकर बना दिया था, एक ऐसा बिंदु जहां स्पिरिट सी और रियलिटी मिलते हैं। जब तक ये एंकर यहां है, दोनों दुनिया कभी अलग नहीं हो सकती। डंकन की फ्लेम तेज हो जाती है। और इसे तोड़ने का तरीका? फ्लेम की ऑफरिंग, लेकिन कीमत वही है जो उसने ली थी। एलिस धीरे से कहती है, मतलब किसी को फ्लेम छोड़नी होगी। कमरा हिलने लगता है। दीवारों की रोशनी तेज हो रही है। आदमी पीछे हटता है। जल्दी करो कैप्टन, समुद्र जान गया है कि तुम यहां हो। डंकन हेल्म जैसे निर्णय से भर उठता है। वो अपनी फ्लेम हाथों में लेता है। अब वो हरी और नीली नहीं, बल्कि सुनहरी हो चुकी है। वो उसे जमीन की दरार में रखता है। फॉग के बाहर समुद्र कांपता है। पूरे द्वीप के चारों ओर हवा घूमती है और फिर एक विशाल रोर गूंजता है, जैसे स्पिरिट सी खुद चा। द वैनिश्ड की सेल्स अपने आप खुलती है। गोटहेड चिल्लाता है, कैप्टन सी उठ रहा है। डंकन फ्लेम छोड़ देता है। गोल्डन लाइट फैलती है। हर सिंबल चमकता है और फिर एक तेज ब्लास्ट। पूरा द्वीप रोशनी में गिर जाता है। फॉग फट जाती है। लहरें ऊपर उठती हैं और जब सब शांत होता है, द्वीप गायब है। एलिस पीछे देखती है। वो चला गया। डंकन हेल्म पर खड़ा है। हाँ, क्योंकि अब उसे रहना नहीं था। गोटहेड की आवाज जहाज से आती है, कैप्टन आपने वो एंकर तोड़ दिया। डंकन कहता है, मैंने सिर्फ उसे मुक्त किया है। फॉग फिर से गिरती है, लेकिन इस बार ठंडी नहीं लगती। स्पिरिट सी फिर से नॉर्मल हो गया है, या जितना नॉर्मल वो हो सकता है। एलिस की तरफ देखते हुए डंकन मुस्कुराता है। कुछ जगह अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए, और फिर भी होती है। गोटहेड धीरे से बोलता है, क्योंकि यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटती। कैप्टन। डंकन होराइजन की ओर देखता है। फॉग के पीछे अब एक फेंट लाइट झिलमिला रहा है। नरेटर टोन। द आइलैंड दैट शुडंट एग्जिस्ट अब सच में नहीं रहा, लेकिन उसकी याद स्पिरिट सी में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। डंकन ने एक और नोट खोल दी थी, और अब समुद्र थोड़ा हल्का और थोड़ा और जिंदा हो गया था। एंड ऑफ चैप्टर 23। द वैनिश्ड अब कई दिनों से स्पिरिट सी की नई दिशा में चल रहा था। फॉग कभी कभी उठती, कभी गायब हो जाती, और हर बार हवा में वही फेंट गोल्डन वार्मथ रहती, जैसे वो समुद्र अब डंकन को पहचानता हो। एलिस मास्ट के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी हल्की ब्लू फ्लेम जल रही थी। वो धीरे से बोली, कैप्टन, जब से वो द्वीप गायब हुआ है, समुद्र की आवाजें बदल गई हैं। पहले वो फुसफुसाती थी, अब जैसे गा रही हो। डंकन हेल्म के पास खड़ा है। उसकी आंखों में थकान नहीं, एक अजीब सी शांति है। स्पिरिट सी अब जिंदा है एलिस। हर बार जब हम किसी भूली हुई जगह को मुक्त करते हैं, समुद्र थोड़ा और सांस लेता है। गोटहेड धीमे स्वर में बोलता है, कैप्टन, और जब वो पूरी तरह जाग जाएगा। डंकन मुस्कुराता है, तब या तो वो हमें निगल जाएगा या फिर हमारा नाम याद रखेगा। फॉग अब धीरे धीरे हिलने लगी है। दूर होराइजन पर कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। पहले डंकन को लगा ये कोई इल्यूजन है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है, वो पहचान जाता है। एक टावर, लंबा, टूटा हुआ, लेकिन उसके ऊपर अब भी फ्लेम जल रही है। वो फ्लेम लाल नहीं, नीली नहीं, बल्कि राख जैसी ग्रे व्हाइट लाइट है। गोटहेड। डंकन की आवाज धीमी है, वो लाइट हाउस है। गोटहेड हिलता है। हाँ कैप्टन, लेकिन ये वही नहीं जो तुम्हें याद है।
ये है द बीकन ऑफ एशेज। एलिस की आंखें फैल जाती है। बीकन ऑफ एशेज? मैंने नेविगेटर गिल्ड ए रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र पढ़ा था। कहा जाता है ये लाइट हाउस कभी उन जहाजों की राह दिखाता था जो समुद्र में मरने से डरते थे। और अब? डंकन पूछता है। अब ये सिर्फ राख जलाता है। द वैनिश्ड धीरे धीरे बीकन के पास पहुंचता है। फॉग यहां अलग लग रही है, भारी धूल जैसी, और हर हवा के झोंके में जली हुई लकड़ी की गंध है। डंकन रेलिंग के पास झुकता है। पानी की सतह पर राख की परत तैर रही है और लहरों के नीचे फेंट ऑरेंज चमक दिख रही है, जैसे सैकड़ों जली हुई यादें अब भी सुलग रही हो। गोट हेड, डंकन कहता है, हम करीब जा रहे हैं। कैप्टन, ये बीकन जिंदा चीजों को पसंद नहीं करता। गोट हेड धीरे से बोलता है। कहा जाता है ये उन आत्माओं की लौ जलाता है जिन्होंने खुद को भुला दिया। डंकन हेल्म पकड़ता है, तो शायद ये उन्हें फिर से याद दिलाने का वक्त है। द वैनिश्ड धीरे धीरे एंकर करता है। डंकन और एलिस उतरते हैं। जमीन पर कदम रखते ही उन्हें महसूस होता है कि मिट्टी ठंडी नहीं बल्कि गर्म है। नीचे से हल्की धड़कनें उठ रही हैं, जैसे जमीन खुद किसी सांस के साथ चल रही हो। सामने बीकन खड़ा है, उसकी दीवारों पर राख चिपकी है और फ्लेम से कभी कभी हल्के हल्के एम्बर्स नीचे गिरते हैं। एलिस फुसफुसाती है, ऐसा लगता है। डंकन आगे बढ़ता है। वो दरवाजा खोलता है। अंदर धुआं है और दीवारों पर लिखावटें जो जलकर आधी मिट चुकी है। हर लिखावट एक नाम है, कुछ रीडेबल है, कुछ नहीं। गोट हेड, डंकन जहाज की तरफ देखता है। ये सब नाम किसके हैं? हलुस आत्मा के, गोट हेड जवाब देता है, जिसने अपना जहाज यहां लाकर छोड़ा था। डंकन ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। हर कदम पर राख उड़ती है और हवा में हल्की चीखें सुनाई देती है, छोटी टूटी, मानो कोई कह रहा हो, हमने राह दिखाई, किसी ने हमें नहीं देखा। एलिस पीछे पीछे चढ़ रही है। उसके चेहरे पर डर है, पर कदम रुकते नहीं। बीकन के सबसे ऊपर पहुंचते ही दोनों का सामना उस लौ से होता है, जिसे देखकर डंकन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। वो फ्लेम जीवित लगती है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं, सिर्फ मेमोरी की राख है। हर कुछ सेकंड में फ्लेम का रंग बदलता है, कभी नीला, कभी ग्रे, कभी पारदर्शी, जैसे याद खुद जल रही हो। डंकन हाथ बढ़ाता है। ये फ्लेम अजीब है, ये जलती नहीं बल्कि यादें खाती है। एलिस पीछे से कहती। डंकन रुकता नहीं। उसकी फ्लेम अपने आप बाहर निकलती है और हवा में उस राख जैसी लौ से टकराती है। एक पल में पूरी बीकन कांप उठती है। नीचे जमीन हिलने लगती है और हवा में आवाजें गूंजती है। द लाइट मस्ट बर्न और द सी फॉरगेट्स। डंकन की आंखों में आग की परछाई है। अगर ये लाइट समुद्र की यादों को संभालती है तो अब ये राख क्यों जला रही है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा का घूमना। फ्लेम का रंग अब लाल होने लगा है और दीवारों की लिखावटें फिर से चमकने लगी है। एलिस धीरे से कहती है, कैप्टन, मुझे लग रहा है ये लाइट हाउस किसी सिग्नल का हिस्सा है। सिग्नल? हाँ, स्पिरिट सी में हर बीकन एक दूसरे से जुड़ा होता रहे। अगर ये जलता रहे तो बाकी भी जवाब देते हैं। गोट हेड की आवाज दूर से आती है, कैप्टन, द सी हिल रहा है। डंकन नीचे झांकता है। स्पिरिट सी की लहरें अब स्थिर नहीं है। हर वेव के साथ ऑरेंज रोशनी ऊपर उठ रही है, जैसे बीकन की फ्लेम पूरे समुद्र में फैल रही हो। एलिस, डंकन धीरे से कहता है, शायद यही वजह है कि यह जगह अब भी थी, क्योंकि कोई इसे बुझा नहीं सका। वो अपनी फ्लेम दोनों हाथों में इकट्ठी करता है। हरी और नीली लौ सुनहरी हो जाती है। वो उसे बीकन की राख जैसी फ्लेम के साथ मिलाता है। फॉग के बीच बिजली चमकती है। बीकन अब पूरी तरह जल उठा है, पर इस बार उसकी फ्लेम राख नहीं बल्कि साफ गोल्डन वाइट लाइट बन गई है। नीचे स्पिरिट सी सुनहरी चमक से भर जाता है। हर वेव एक हार्ट बीट जैसी गूंज निकालती है। एलिस आंखें ढंक लेती है। कैप्टन, क्या आपने इसे जागा दिया? डंकन नीचे होराइजन की ओर देखता है। नहीं, मैंने इसे साफ किया है। बीकन अब शांत है। उसकी फ्लेम स्टेडी जल रही है, ना राख ना गंध, सिर्फ एक रोशनी जो ठंडी है पर जिंदा। गोट हेड जहाज से कहता है, कैप्टन, बाकी बीकन से एनर्जी सिग्नल आया। पूरे स्पिरिट सी में कुछ एक्टिवेट हो गया है। डंकन शांत खड़ा है। उसकी फ्लेम हल्की चमक के साथ जल रही है। तो अब स्पिरिट सी ने हमें देख लिया है और अब ये खुद रास्ता दिखाएगा। फॉग धीरे धीरे हटती है। द वैनिश्ड फिर से चलने लगता है और दूर होराइजन पर हल्की लाइट चाइन दिखती है, जैसे हजारों लाइट हाउस एक साथ जगमगा रहे हो। नरेटर, बीकन ऑफ एशेज अब बीकन ऑफ लाइट बन चुका था और उसकी पहली किरण ने स्पिरिट सी के हजारों अंधेरे कोनों को छू लिया। डंकन ने वो कर दिखाया जो किसी कैप्टन ने पहले नहीं किया था। उसने समुद्र को उसकी खुद की रोशनी लौटा दी थी। एंड ऑफ चैप्टर 24।
तो दोस्तों, ये द डीप सी एम्बर्स के पार्ट 2 के चैप्टर्स 15 से 24 तक, जहां डंकन और एलिस ने स्पिरिट सी के उस हिस्से तक सफर किया जो अब सिर्फ पानी नहीं रहा बल्कि एक जिंदा दुनिया बन चुका है। द सी दैट ब्रीड्स से लेकर द बीकन ऑफ एशेस तक हर जगह ने डंकन को एक नया सच दिखाया कि ये समुंदर ना तो मौत है ना जिंदगी, बल्कि दोनों के बीच ही याद है। अब स्पिरिट सी जाग चुका है और डंकन के सामने वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। जब समुंदर खुद बोलना शुरू करेगा तो क्या कोई इंसान उसकी आवाज सह पाएगा? अगले पार्ट में हम देखेंगे द कॉल ऑफ द डेप्थ्स, जहां डंकन और एलिस उस गहराई तक उतरेंगे जहां खुद द वॉचर ऑफ द अबिस इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। अपने थॉट्स और थ्योरीज कमेंट में जरूर लिखना और सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो, क्योंकि अब स्पिरिट सी का अगला सफर और भी गहरा होने वाला है। मैं हूं सैम द एक्सप्लेनर और ये था डीप सी एम्बर्स एक्सप्लेन्ड पार्ट 2। मिलते हैं अगली लहर के साथ उसी समुंदर में जहां यादें अब भी जिंदा है।